Hello everyone, so again welcome back to my channel and I want to say thanks to those people who are subscribed my channel. So the today's topic, that means the topic of the video, that is in this video we will discuss the important NCERT question which will based on the topic you have studied. आज हम वो important question discuss करने जा रहे हैं 10th क्लास में इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के, जो एक्चुअली इम्पॉर्टेंट भी हैं और उन्हीं टॉपिक पे बेस्ड हैं जो टॉपिक आप पढ़ चुके हैं. दैट मीन्स रजिस्टिविटी तक आप टॉपिक्स पढ़ चुके हैं, तो रजिस्टिविटी तक आपकी एनसीईआरटी बुक में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. दैट मीन्स सभी एनसीईआरटी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इन टेक्स्ट भी, चैप्टर एंड भी, और आपको पता ही है एग्जाम्पलर क्वेश्चन भी कुछ होते ही हैं. तो आज सिर्फ हम अपने एनसीईआरटी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एंड जब आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा तब हम एग्जाम्पलर क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे. सो आप वीडियोस हमेशा लास्ट तक देखा करें, लास्ट तक आपको अपने सभी डाउट्स जो हैं वो आपके क्लियर हो जाते हैं और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको देखने के लिए मिलते हैं. Clear? So again, if you like the video then please like, share and subscribe the channel. So start your topic. What? रजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस. देखिए इन द प्रीवियस वीडियो है ना, वी हैव डिस्कस्ड, हमने क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं. हम देखिए सभी टॉपिक्स पे जाना फिर दोबारा से चलिए बता देते हैं. एक बार इलेक्ट्रिक करंट हम डिस्कस कर चुके हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यूनिट्स, डेफिनेशन, अमीटर, द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ अमीटर, सॉरी द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ एम्पियर एंड द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ वोल्ट, then Ohm's law and the factors of the resistance and the resistivity. Clear? तो resistivity तक हमने डिस्कस कर लिया था. दैट मीन्स रो इज इक्वल्स टू आर एल अपॉन ए, या आर इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए, सॉरी आर इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए, आर इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए. इट्स योर इक्वेशन है ना, या इट्स योर फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टिविटी एंड द इन टर्म्स ऑफ द रेजिस्टेंस ऑल्सो. सो आप इसमें क्या कह सकते हैं कि आपको ये फॉर्मूला मिल गया था. अब इसके बाद एक्चुअली रेजिस्टिविटी किस तरह से वेरी करती है और रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में क्या डिफरेंस है ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं एक्चुअली. सो देखिए रेजिस्टिविटी आपकी एक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है. क्लियर? रेजिस्टिविटी आपको एक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है. किसी स्टूडेंट ने कमेंट भी किया था और पूछा भी था किसी स्टूडेंट ने कि क्या मेन डिफरेंस इसके बीच में. तो देखिए रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है मटेरियल पर और रेजिस्टेंस डिपेंड करता है सेम मटेरियल पर, डिफरेंट लेंथ और डिफरेंट एरिया पर. क्लियर? दैट मीन्स ये एक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हो गया है आपका. सो रेजिस्टिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल. एक्चुअली रेजिस्टिविटी किसकी प्रॉपर्टी हुई? मटेरियल की. एंड रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट. रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी हुई आपकी ऑब्जेक्ट की. मतलब अगर आप ऑब्जेक्ट की लेंथ और एरिया को चेंज करते हैं तो आपका रेजिस्टेंस चेंज होता है, लेकिन अगर आप मटेरियल की बात कर रहे हैं तो वहाँ रेजिस्टिविटी की बात होगी. दैट मीन्स कॉपर की रेजिस्टिविटी अलग है और एल्यूमिनियम की रेजिस्टिविटी अलग होगी. क्लियर? लेकिन अगर आप ये बात कहें कि एक ही कॉपर वायर में एक 10 मीटर का वायर है जिसकी लेंथ 10 मीटर है और एक 20 मीटर लेंथ का कॉपर वायर है, तो इन दोनों में रेजिस्टिविटी तो सेम होगी लेकिन रेजिस्टेंस डिफरेंट होगा, बिकॉज आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी लेंथ. क्लियर? दैट मीन्स अब आप क्लियरली सोच सकते हैं कि रेजिस्टिविटी एक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है जो डायरेक्टली डिपेंड करता है सिर्फ मटेरियल पर, वो लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करता है. क्लियर? सो अब एसआई यूनिट भी हम डिस्कस कर चुके थे. तो एसआई यूनिट क्या होती है? ओम मीटर. ओम मीटर. देखिए एक्चुअली वी आर हैविंग 3 टाइप ऑफ द सिस्टम, एमकेएस, CGS, FPS एंड SI. तो देखिए अभी ये आपके टॉपिक में मतलब आपके सिलेबस में है नहीं. इन 11th क्लास मे बी यू विल स्टडी अबाउट दिस, मे बी यस श्योरली यू विल स्टडी. सो CGS सिस्टम क्या होता है? जिसमें आप लेंथ को सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में और टाइम को सेकंड में मेजर करते हैं. तो यहाँ पर जो आपकी यूनिट हो जाती है वो ओम सेंटीमीटर हो जाती है. सो डोंट बी कंफ्यूज, दीज आर द सिस्टम्स. वी आर हैविंग 4 सिस्टम, 3 MKS, 3 सिस्टम मैं आपको बता चुकी हूँ, MKS, CGS एंड FPS एंड द 4th वन इज SI, दैट मीन्स इंटरनेशनल सिस्टम. इंटरनेशनल, ठीक है. तो इसमें आपकी जो आप डिस्कस करते हैं वो मोस्टली SI यूनिट की डिस्कस करते हैं फिलहाल. सो CGS सिस्टम आपकी ओम सेंटीमीटर होती है. क्लियर? सो नाउ मेटल, अलॉय एंड द इंसुलेटर. देखिए अब आपके पास कंडक्टर, इंसुलेटर आप स्टडी कर चुके हैं. नेचर में आपको जो कैटेगरी है मटेरियल्स की वो 3 टाइप से आपको कैटेगराइज हुए हैं, मेटल, इंसुलेटर एंड क्या? इंसुलेटर एंड अलॉय. ठीक है. तो मेटल, अलॉय एंड इंसुलेटर. मेटल जो प्योरली मेटल है उनकी रेजिस्टिविटी, आप इस एरो को देखिए, दैट मीन्स हम इसके अकॉर्डिंग जो रेजिस्टिविटी का सीक्वेंस है वो हम चेक करना चाह रहे हैं. वी वांट टू चेक द सीक्वेंस ऑफ द रेजिस्टिविटी. सो मेटल, अलॉय एंड द इंसुलेटर. सो आप इस एरो के अकॉर्डिंग क्या सोच रहे हैं?
कि क्या होना चाहिए अगर हम बात करते हैं। तो देखिए एरो की टेल यहाँ पर है और दैट मीन्स ये एरो का मीनिंग आप समझते हैं, दैट मीन्स ये आगे जा रहा है तो रेजिस्टिविटी क्या हो रही है इस रेफरेंस में इंक्रीज हो रही है। इतना तो आप समझ जाते हैं आई थिंक। सो मेटल एक्चुअली सबसे पीछे है तो मेटल की जो रेजिस्टिविटी है वो क्या होगी, कम। और रेजिस्टिविटी कम होगी, अगर रेजिस्टिविटी कम हो जाएगी तो इसका मतलब क्या कि करंट इजीली फ्लो हो सकता है। देन अलॉय, अलॉय की जो कैटेगरी है वो इन दोनों के बीच में लाई कर रही है। दैट मीन्स अलॉय का जो रेजिस्टेंस है वो मेटल की कंपैरिजन में थोड़ा सा जो रेजिस्टिविटी है वो क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है मेटल की कंपैरिजन में। अलॉय का भी एक इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। बहुत सारी जगह आप मेटल यूज नहीं करते, अलॉय यूज करते हैं। अभी हम डिस्कस करेंगे जब डिफरेंट यूजेस पढ़ेंगे, यूजेस ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, क्लियर। और इंसुलेटर्स क्या होते हैं आपके, जिनकी रेजिस्टिविटी इतनी ज्यादा होती है कि वो करंट को फ्लो ही नहीं होने देते, क्लियर। तो दिस इज द सीक्वेंस ऑफ द रेजिस्टिविटी की मेटल में सबसे कम, देन अलॉय, देन इंसुलेटर। एंड स्टूडेंट्स जस्ट सी योर एनसीईआरटी बुक अगर आपके पास है, यू आर हैविंग अ टेबल रिलेटेड टू रेजिस्टिविटी। सो एंड आई थिंक द नंबर ऑफ द टेबल इज 12.2। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है बुक तो मैं कोशिश करूंगी या तो वीडियो के बीच में, दैट मीन्स इस टॉपिक के बाद में आपको प्रोवाइड करा दी जाए वो टेबल, या फिर इन दी लास्ट, है ना, वीडियो के लास्ट में। सो प्लीज वॉच द वीडियो टिल द एंड। आप हमेशा बिल्कुल लास्ट तक वीडियो देखेंगे और लास्ट में आपको टेबल भी मिल जाएगी और टेबल की हेल्प से आपको एक क्वेश्चन भी सॉल्व करना है, वो आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन है। देखिए एनसीईआरटी क्वेश्चन कभी नहीं छोड़ना है, हमेशा एनसीईआरटी क्वेश्चन आप अच्छे से करके जाएंगे। बोर्ड एग्जाम्स के लिए आप सिर्फ एनसीईआरटी बुक पढ़ें, एनसीईआरटी क्वेश्चन पढ़े पहले, उसके बाद आप कहीं और देखें, क्लियर। सो रेजिस्टिविटी क्लियर हो जाती है आपकी, डिफरेंस हो गया है आपका। अब इसके बाद एक्चुअली टॉपिक क्या आता है आपका, यूज ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, यूजेस ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, आप कैसे यूज करते हैं इनका, है ना। तो फर्स्ट यूज क्या है आपका, देखिए ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, 1 और 2 मार्क्स से बहुत देखने के लिए मिलेंगे आपको ये क्वेश्चन कि हम यही यूज क्यों करते हैं, ये क्यों नहीं करते हैं, मेटल क्यों यूज करते हैं, अलॉय क्यों नहीं करते, अलॉय क्यों करते हैं, मेटल क्यों नहीं करते। तो ये सब यहाँ पर रेजिस्टिविटी का ही खेल है सब कुछ। So the connecting wires in an electric circuit are made of copper and aluminum। जो आपकी कनेक्टिंग वायर्स होते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट में वो बनाए जाते हैं किसके लिए, कॉपर और एल्यूमिनियम के ही क्यों बनाए जाते हैं। जब आप टेबल देखेंगे बेटे, है ना, जब आप टेबल देखेंगे तो टेबल में आपको क्या सीक्वेंस देखने के लिए मिलेगा, पहले आपको मेटल्स, देन अलॉय, देन इंसुलेटर आपको वहाँ दिखाई देंगे। या सीक्वेंस चेंज भी हो सकता है, मे बी मेरे हिसाब से यही होना चाहिए सीक्वेंस। तो आप ये देखते हैं हमेशा कि जो सिल्वर होता है, सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर, सिल्वर एक आपका बेस्ट कंडक्टर माना जाता है। क्यों सिल्वर बेस्ट कंडक्टर क्यों हो जाएगा, क्योंकि उसकी जो रेजिस्टिविटी है वो सबसे कम हो जाएगी, और रेजिस्टिविटी अगर कम हो जाएगी दैट मीन्स करंट ज्यादा फ्लो हो सकता है। तो इस हिसाब से, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो इस क्वेश्चन में हमें किस टाइप की वायर यूज करनी चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक सर्किट में जब इलेक्ट्रिक सर्किट की बात हो रही है तो करंट फ्लो होना चाहिए। करंट फ्लो तब होगा जब रेजिस्टिविटी कम होगी। सबसे रेजिस्टिविटी जो सबसे कम होती है वो किसकी होती है, सिल्वर की। अभी बताया है आपको, तो जब सिल्वर की रेजिस्टिविटी कम होती है तो वायर तो सिल्वर का ही यूज होना चाहिए, लेकिन हम यूज किसका करते हैं, थिंक अबाउट इट, आप कॉपर का यूज करते हैं और एल्यूमिनियम का यूज करते हैं। अगर आपने घर में कभी कोई सर्किट देखे हो तो जो वायर्स होते हैं मोस्टली वो किसके बने हुए होते हैं, कॉपर वायर होता है। उन जो आपकी कनेक्टिंग वायर्स होते हैं उनमें जो वायर होता है वो कॉपर होता है, या फिर एल्यूमिनियम भी आप यूज करते हैं, लेकिन सिल्वर वायर कभी यूज नहीं करते। तो इसका रीजन है क्यों नहीं करते हैं। तो देखिए जब सिल्वर की रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा हो जाए, सिल्वर की रेजिस्टिविटी थोड़ी कम हो जाती है तो वो क्या करने देगा, करंट को फ्लो होने देगा। ज़्यादा करंट फ्लो होगा, रेजिस्टिविटी ज़्यादा कम भी तो नहीं होनी चाहिए, फिर ज़्यादा करंट फ्लो होगा। और सिल्वर इन बाकी दोनों के कंपैरिजन में, कॉपर और एल्यूमिनियम की कंपैरिजन में जो बात करें बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है ना। तो चीपर की अगर हम बात करें कि चीप एंड बेस्ट क्या है हमारे लिए स्टूडेंट्स, देन वी कैन से दैट silver metal is, we can say that silver metal is costly। silver metal क्यों यूज कर रहे हैं, silver metal is costly but costly in comparison of copper and aluminum, clear। the resistivity of copper and एल्यूमिनियम वायर कंप्लीट कर लेंगे आप। द रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर एंड एल्यूमिनियम वायर इज ऑल्सो लो एंड चीपर देन विच, या चीपर देन सिल्वर मेटल।
That's why connecting wires in an electric circuit are made up of copper and aluminium. So it's your first point. और भी uses है आपके. Come to the next है ना. Of an electric bulb is made up of tungsten metal. जो फिलामेंट होता है आपके इलेक्ट्रिक बल्ब का वो टंगस्टन मेटल का क्यों बना होता है? बिकॉज टंगस्टन जो होता है वो आपका डज नॉट बर्न एंड ऑक्सीडाइज इवन एट दी हायर टेम्परेचर. टंगस्टन जो होता है आपका वो जल्दी से बर्न नहीं होता, जलता नहीं, ऑक्सीडाइज नहीं होता ज़्यादा टेम्परेचर होने पर भी. और दैट मीन्स जो टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट हो गया वो बहुत ज़्यादा होता है और ऑलमोस्ट कितना होता है 3380 डिग्री सेल्सियस. इसीलिए हमेशा जो फिलामेंट रहता है बल्ब का, इलेक्ट्रिक बल्ब का, कौन से मटेरियल का रहता है? आपका रहता है किसके मटेरियल का? टंगस्टन का. क्लियर. नाउ द नेक्स्ट इज हीटिंग एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक एप्लियंसेस. हीटिंग एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक एप्लियंसेस लाइक इलेक्ट्रिक आयरन, हीटर, टोस्टर आर मेड ऑफ नाइक्रोम या अलॉय. भी नाइक्रोम क्या होता है? आपका अलॉय है. मतलब आपसे क्या बोला गया है कि जितने भी हीटिंग एलिमेंट है आपके, जितने इलेक्ट्रिक हीटिंग एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस. इलेक्ट्रिकल एप्लियंस समझते हैं सभी के घर में. हीटर भी है आपके पास, हीटर होता है, हीटर, टोस्टर. तो आपका जो हीटर है, टोस्टर है, उनमें जो आपका मटेरियल यूज होता है, जो एलिमेंट हम यूज करते हैं वो अलॉय का क्यों यूज करते हैं? मेटल का यूज क्यों नहीं करते हैं? अलॉय में भी कौन? नाइक्रोम का यूज करते हैं. नाइक्रोम क्योंकि एक अलॉय है तो ये कॉम्बिनेशन है किन किन का? निकल, आयरन, क्रोमियम एंड द मैग्नीज. इन 4 मेटल्स को मिला करके ये आपका अलॉय बनाया हुआ है. सो निकल, आयरन एंड द क्रोमियम एंड द मैग्नीज, इन 4 मटेरियल से मिलकर के आपको एक नाइक्रोम अलॉय बनता है. तो ये भी आपको पता चले कि नाइक्रोम एक्चुअली किन के मटेरियल से बनता है. ठीक है. सो देखिए अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस जो आपको बताया गया था मेटल, अलॉय एंड द इंसुलेटर में, तो जो सीक्वेंस होता है रेजिस्टिविटी का वो क्या बताया गया था? मेटल का जो रेजिस्टिविटी है वो कम होगी, देन अलॉय की रेजिस्टिविटी होगी, देन इंसुलेटर की रेजिस्टिविटी होगी. सो वी कैन से दैट जो अलॉय की रेजिस्टिविटी है वो मेटल की रेजिस्टिविटी से क्या हो जाएगी? ज़्यादा होगी. तो जब मेटल की रेजिस्टिविटी अलॉय की रेजिस्टिविटी ज़्यादा हो जाएगी मेटल की कंपैरिजन में, तो इसका मतलब वो क्या फ्लो करने देगा? करंट को एक लिमिट में फ्लो करने देगा. मतलब आपने फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक आयरन है आपकी, आपने उसको स्विच को ऑन किया हुआ है, करंट आ रहा है, पास आउट हो रहा है, लेकिन क्योंकि नाइक्रोम का मटेरियल उसमें एलिमेंट यूज हुआ है तो उसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा है, तो वो एक लिमिटेशन में करंट को फ्लो होने देगा उसके अंदर. दैट मीन्स करंट आ रहा है और वहाँ पर एक ऑब्स्टिकल लगा हुआ है, तो उसमें एलिमेंट में क्या प्रोड्यूस हो जाएगी? करंट तो कंटिन्यूसली आ रहा है, तो वहाँ पर एलिमेंट में क्या प्रोड्यूस हो जाएगा? हीट. मतलब एलिमेंट आपका गर्म हो जाएगा, हीट प्रोड्यूस्ड हो जाएगी. और तब भी वो जो एलिमेंट है आपका वो क्या होगा? वो बर्न नहीं होगा, वो जलेगा नहीं, ऑक्सीडाइज नहीं होगा, क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है. कितना होता है? 1500 डिग्री सेल्सियस. क्लियर. दैट इज ठीक है. मेटल अलॉय इंसुलेटर के अकॉर्डिंग अलॉय जो होता है वो लार्ज हीट प्रोड्यूस करते हैं. कैसे? मैंने आपको बताया क्योंकि उनकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा हो गई मेटल की कंपैरिजन में. मतलब उन्होंने करंट को एक लिमिटेशन में, लिमिट क्वांटिटी के अंदर फ्लो होने दिया. अब करंट तो कंटिन्यूसली आ रहा था लेकिन उसको बहने के लिए पाथ नहीं मिल पा रहा था. वहाँ क्या प्रोड्यूस हो गई? एलिमेंट में हीट प्रोड्यूस हो गई. अब हीट प्रोड्यूस होने के बाद भी जो हीटिंग एलिमेंट है नाइक्रोम जो एलिमेंट है वो डज नॉट बर्न नहीं होता इवन हाई टेम्परेचर पर. फिर कितना टेम्परेचर है? 1500 डिग्री सेल्सियस के अराउंड ये होता है. क्लियर. तो इसलिए हम हमेशा नाइक्रोम यूज़ करते हैं. तो ये हुए यूजेस, डिफरेंट यूजेस. इस पर आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकते हैं और आते ही हैं एक्चुअली. और आपको जो इंसुलेटर्स है वो आपको पता ही है क्यों यूज़ करते हैं. तो प्रोटेक्ट आवरसेल्फ, अपने आप को बचाने के लिए शॉक से. आपने देखा होगा रबर, प्लास्टिक वगैरह जहाँ जहाँ भी आप यूज़ करते हैं. क्लियर. एज आई टोल्ड यू कि हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं. सो आपकी बुक में एग्जाम्पल भी होते हैं, हम उनको भी डिस्कस करेंगे. तो एग्जाम्पल ऑन द पेज नंबर 208 एंड एग्जाम्पल इज 12.3. 12.3 एग्जाम्पल है आपका पेज नंबर 208 पर. क्लियर. सो एग्जाम्पल इज हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ फ्रॉम अ 220 वोल्ट सोर्स. पहले क्वेश्चन समझिए बहुत ध्यान से. हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ, कितना करंट फ्लो हो सकता है किसी बल्ब से अगर आप उस बल्ब को कनेक्ट कर रहे हैं 220 वोल्ट सोर्स से, इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब फिलामेंट इज 1200 ओम. और जो रेजिस्टेंस है उस बल्ब का वो 1200 ओम है. तो जो आपको चीज़ें गिवन है पहले आप वो लिखिए. सो आपके फर्स्ट पार्ट की अगर हम बात करें तो फर्स्ट पार्ट में हमारे पास दो चीज़ें हैं आपके पास. R इज इक्वल्स टू 1200 ओम. क्लियर. एंड V इज इक्वल टू 220 वोल्ट.
220 volt. So we are having two given values. R is equals to 1200 ohm and V is equal to 220 volt. Actually in this question what we have to calculate it, how much current, that means कितना करंट फ्लो हो रहा है इस बल्ब में जिसका फिलामेंट का रेजिस्टेंस 1200 है. वी नो द फॉर्मूला बाय द ओम्स लॉ वी कैन यूज. सो V is equals to IR and I is equals to V upon R and V is equals to 220 and R is 1200 ohm. Clear? तो कैसे करेंगे आप, 222 अपॉन 120 ये आपकी वैल्यू आएगी करंट के लिए. डिवाइड आई थिंक आप कर लेंगे. क्लियर? मेरा काम आपको मेथड समझाना है. सो हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ, तो आपको पता ही है अकॉर्डिंग टू ओम्स फॉर्मूला V is equals to IR and I is equals to V upon R. V is given here, that is 220 volt and R is the 1200 ohm. Clear? Now B part क्या है एक्चुअली इस क्वेश्चन का, व्हाट इज द B part अगेन. एक्चुअली आपने V 1200 तक सॉल्व कर लिया है. सो हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक हीटर coil draw from 220 volt source if the resistance of the heater coil is 100 ohm. देखिए स्टार्टिंग में आपको इलेक्ट्रिक बल्ब की बात हुई थी. अब यहाँ पर हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल ड्रॉ, कितना करंट वो फ्लो करेगा इलेक्ट्रिक हीटर में, कितना करंट फ्लो होगा. अगर आपका जो सोर्स है दैट मीन्स जो V है वो आपका 220 वोल्ट है. ठीक है, सोर्स आपका क्या है यहाँ पर 220 वोल्ट एंड द रेजिस्टेंस R की वैल्यू क्या है यहाँ पर, R इज इक्वल्स टू 100 ओम. तो आप क्या देखते हैं कि यहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है, जबकि सोर्स आपका सेम है. सो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ I इज इक्वल्स टू अगेन V अपॉन R, दैट मीन्स 220 अपॉन 100. 0 से 0 कैंसिल, आप इसको सॉल्व करेंगे. सो 2.2 एम्पियर यूनिट आप जरूर लिखेंगे. 2.2 एम्पियर, केवल ए भी आप लिख सकते हो. तो आपने यहाँ से क्या रिजल्ट आप इंक्लूड कर सकते हैं, क्या रिजल्ट आपको मिल रहा है यहाँ पे. तो आप ये देखिए कि आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी एक्चुअली वो आई की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, छोटी, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या था इन कंपैरिजन ऑफ दिस पार्ट ज़्यादा. यहाँ पर आर की वैल्यू बड़ी थी तो करंट आपको क्या आ रहा है, कम आ रहा है. लेकिन यहाँ पे आर की वैल्यू क्या है, थोड़ी छोटी है, तो आई की वैल्यू क्या हो रही है, ज़्यादा हो रही है. दैट मीन्स दोनों के बीच में रिलेशन है जो हमने प्रूव किया है. Oh, clear. Now come to the next example. 12.4. The potential difference between the terminals of an electric heater is 60 volt. जो पोटेंशियल डिफरेंस है P डॉट डी, दैट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस. जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस है किसके बीच में, इलेक्ट्रिक हीटर की जो टर्मिनल्स हैं उन दोनों के बीच में 60 वोल्ट है. व्हेन इट ड्रॉज अ करंट ऑफ 4 एम्पियर, और वो कितना करंट फ्लो हो रहा है, 4 एम्पियर फ्रॉम द सोर्स. व्हाट करंट will the heater draw if the potential difference is increased to 120 volt. देखिए क्वेश्चन में यहाँ पर थोड़ा सा सिचुएशन चेंज हो गई है कि एक्चुअली आपको करंट तब बताना है जब आप वोल्टेज के सोर्स को क्या कर दें, चेंज कर दें. लेकिन जो आपका एक्चुअली रेजिस्टेंस रहेगा मटेरियल का वो तो सेम रहेगा. दैट मीन्स द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वोल्ट. जो पोटेंशियल डिफरेंस है, अगर हम बात करें कि V इज इक्वल्स टू कितना है, वो है हमारे पास 60 वोल्ट. और कितना करंट फ्लो हो रहा है, I इज इक्वल्स टू 4 एम्पियर. तो इस सिचुएशन में एक्चुअली हमें रेजिस्टेंस नहीं पता है किसका. सो जो भी आपका यहाँ पर इलेक्ट्रिक हीटर में जो भी आपका फिलामेंट लग रहा होगा उसमें कितना रेजिस्टेंस प्रोवाइड करा रहा है, वो जो रेजिस्टेंस वो पहले प्रोवाइड करा रहा था वही रेजिस्टेंस वो लास्ट में प्रोवाइड कराएगा, क्योंकि उसकी लेंथ, एरिया वगैरह कुछ भी चेंज नहीं हुआ है. तो रेजिस्टेंस भी सेम रहेगा और मटेरियल भी चेंज नहीं हुआ है. दैट मीन्स तो फिक्स रहने वाली वैल्यू क्या है यहाँ पर, रेजिस्टेंस. सो R इज इक्वल्स टू, अब R कैसे कैलकुलेट करेंगे आप, अकॉर्डिंग टू दी ओम्स फॉर्मूला V इज इक्वल्स टू IR. सो R इज इक्वल्स टू, I को यहाँ नीचे ले आइए, सो V अपॉन I. दैट मीन्स कितनी सोर्स है, 60 एंड करंट आपका 4 एम्पियर. सो आप ये सॉल्व कर लेंगे. 4 1 4 एंड 6 - 4 2, 4 5 20. तो ये हो जाएगा आपका 50 ओम. रेजिस्टेंस आपका यही होगा. क्लियर. नाउ अब देखिए एक्चुअली रेजिस्टेंस तो आपको कैलकुलेट नहीं करना था, आपको तो कैलकुलेट करना है कि कितना करंट फ्लो होगा अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज कर दें. तो इन दिस सिचुएशन रेजिस्टेंस तो आपका रहेगा सेम. दैट मीन्स अब हमारे पास R तो है आपको क्या 15 ओम, और जो V की वैल्यू इंक्रीज हो गई है वो हो गई है 120 वोल्ट. तो अब जो हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है वो कैलकुलेट करनी है I के लिए. सो I इज इक्वल्स टू अगेन बाय यूजिंग द ओम्स फॉर्मूला V अपॉन R. सो V इज इक्वल्स टू 120
एंड अपॉन r इज इक्वल्स टू 15। अगेन आप इसको क्या कर लेंगे, सॉल्व, i की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। क्लियर। तो आप इस मेथड को यूज़ करेंगे। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन से बहुत कंफ्यूजन रहता है कि अब हमें क्या वैल्यू चाहिए, कैसे हमें कैलकुलेशन करनी है। तो आप एक्चुअली कॉन्सेप्ट अगर समझेंगे तो कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आपको समझ में आएगा, क्योंकि हमें पता था मटेरियल तो चेंज नहीं हुआ है, इसका मतलब रेजिस्टेंस तो सेम रहेगा ना। तो पहले आप रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करिए, देन आप अगेन ओम्स फार्मूला अप्लाई करिए। क्लियर। कम टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल 12.5। सो रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर, लेंथ इज 1 मीटर, दैट मीन्स L इज इक्वल्स टू 1 मीटर। एक मेटल वायर की बात हो रही है, इस 26 ओम, ठीक है, एंड द रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू 26 ओम। एक वायर है जिसकी लेंथ 1 मीटर है, रेजिस्टेंस 26 ओम है। इफ द डायमीटर ऑफ द वायर, अगर जो डायमीटर होगा वायर का एंड द डायमीटर इज 0.3 मिलीमीटर। देखिए आप इसे क्या करेंगे, यहाँ पर लेंथ आपके मीटर में है, ये आपका मिलीमीटर में है, कन्वर्ट करेंगे आप इसको किस में, मीटर में, ठीक है। तो ये 0.3 multiply 10 raised to the power minus 3 meter. How? 1 meter is equal to 100 centimeter and 1 centimeter is equals to 10 millimeter. So 1 meter is equals to 1,000 millimeter. आप इसे रिवर्स में करेंगे तो 10 raised to power minus 3 से आपको मल्टीप्लाई करनी होगी, तो ये मीटर में आपको कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ we have to calculate the resistivity of the material and हमें रिकॉग्नाइज भी करना है टेबल के थ्रू 12.2 जो आपको प्रोवाइड कराई गई है वीडियो में। तो आप क्या करिए, उसके थ्रू रेजिस्टिविटी की जो वैल्यू आएगी आप मैच करेंगे। सो रो इज इक्वल्स टू हाउ मच, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला R इंटू A ओवर L। अब A किस तरह से निकालेंगे आप, A इज इक्वल्स टू पाई R स्क्वायर होता है एंड R इज इक्वल्स टू D/2, सो पाई d square upon 4. Now your formula becomes r pi d square upon 4 into L. Clear? Yes. Now put the values of the given value. That means r is equal to 26 and 3.14 multiply d. What is d? d is this. So 0. इसको हटा देते हैं यहाँ से, आगे का आपको समझ में आ गया होगा। 0.3 मल्टीप्लाई 10 raised power minus 3 स्क्वायर करेंगे, जैसे स्क्वायर ऑफ इट 4 इंटू एल की वैल्यू 1 है। आप इसको सॉल्व करेंगे एंड आपका आंसर यहाँ पर मिल जाएगा। क्लियर। आंसर इज 1.86 इंटू 10 raised to the power -6, और ये जो आंसर होता है 1.85 भी हो सकता है आपका और 4 भी आ सकता है, क्योंकि कैलकुलेशन में 1-2 डिजिट्स चेंज हो सकती हैं। और ये जो रेजिस्टिविटी होती है ये होती है आपकी मैंगनीज की, ठीक है, रेजिस्टिविटी आपकी होती है मैंगनीज की। नाउ यू कैन सी द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टिविटी एंड यू कैन चेक द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टिविटी अकॉर्डिंग टू द टेबल विच आई हैव प्रोवाइड यू इन द वीडियो। 12.6 example, a wire of given material having length L and area of cross section A has a resistance of 4 ohm। तो यहाँ पर आपके पास एक्चुअली 2 केसेस की बात हो रही है। पहले केस में बात हुई कि एक वायर है जिसका जो ऑफ गिवन मटेरियल आपको पता नहीं है, लेकिन यहाँ पे सेम मटेरियल की बात हुई है। अब वायर ऑफ गिवन मटेरियल जो आपके पास मटेरियल है हैविंग लेंथ, उसकी लेंथ L है, एरिया आपका A है और जो रेजिस्टेंस है वो आपका 4 ओम है। व्हाट वुड बी दी रेजिस्टेंस ऑफ द अनदर वायर, दूसरे वायर का रेजिस्टेंस क्या होगा ऑफ द सेम मटेरियल, अगर हम वही मटेरियल यूज करें जो मटेरियल पहले केस में है। हैविंग लेंथ L/2 और आप लेंथ कर दें हाफ और एरिया कर दें डबल। क्लियर। तो पहले केस देखिए आप, फर्स्ट केस क्या कहता है आपका, फर्स्ट केस में आपके पास लेंथ क्या है L, एरिया है आपके पास है और रेजिस्टेंस है आपके पास 4 ओम। सो R इज इक्वल्स टू रो L अपॉन A। ये केस होता है आपका, लेकिन मटेरियल तो सेम है, इसका मतलब रो भी सेम रहेगा। तो फर्स्ट केस में क्या रखेंगे आप यहाँ पे 4 ओम इज इक्वल्स टू, ये चलिए आपकी पहली वैल्यू आप इसे ध्यान रखेंगे, दैट मीन्स R1 इज इक्वल्स टू रो L1 और A1, ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे ही रहने दें क्योंकि ये तो गिवन है आपके क्वेश्चन में। R1 इज इक्वल्स टू रो L अपॉन A, इट्स योर इक्वेशन नंबर 1। क्लियर। सो नाउ द सेकंड स्टेप इज, सेकंड सिचुएशन क्या कहती है, सेकंड में क्या करना है, सेम मटेरियल यूज करना है, मतलब रो सेम रहेगा, लेंथ को क्या कर देना है, तो ये हो जाएगा आपका R2 इज इक्वल्स टू रो, लेंथ हो जाएगी L/2, एरिया हो जाएगा 2A। तो जब आप इसको रिजॉल्व करेंगे सो R2 बिकम्स रो L अपॉन 4A। क्लियर। 2 नीचे आ जाएगा आपका, 4 अलग कर लीजिए। सो 1 अपॉन R2 इज इक्वल्स टू 1/4 रो L अपॉन A। और यहाँ ध्यान से देखेंगे आप, ये रो L अपॉन A किसकी वैल्यू है, R1 की। नाउ पुट द वैल्यू हियर।
So R2 is equal to 1/4 multiply R1, and what is the value of R1? क्वेश्चन में given है 4 ohm. So R2 is equals to 1/4 multiply 4, that is 1 ohm. तो रेजिस्टेंस क्या होगा आपका 1 ओम. ओके, सो इस वीडियो में अभी हम इतना ही करेंगे. इसके बाद आपके कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जांपल्स थे, वो आपके अनसॉल्व क्वेश्चन है, ट्राई करिए. एंड नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द टेक्स्ट एक्सरसाइज एंड द अनदर टॉपिक या रेस्ट ऑफ द टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, combination, series combination and the parallel combination of the resistance. So please don't forget, if you like the video, please like, share and subscribe to the channel.